मेरा तारुफ तो मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे। Which of the following is the memory organization of SRC processor? SRC प्रोसेसर की बात हो रही है। आप जाके एक दफ़ा स्टडी करें SRC इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। जब आप स्टडी करेंगे SRC इंस्ट्रक्शन को तब आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेमोरी वर्ड साइज़ जो होता है ना वो SRC में 32 बिट्स होता है, और जो इसमें मेमोरी स्पेस साइज़ होता है वो 2 की पावर 32 बाइट्स होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि SRC के अंदर जो वर्ड साइज़ होता है वो 32 बिट्स होता है, और जो मेमोरी स्पेस साइज़ होता है वो हमारे पास 2 की पावर 32 बाइट्स होता है, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर 2 की पावर 32 बिट्स और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8 के साथ, ठीक है। अब देखें ज़रा, इसकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई 8 बिट्स, ये इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसकी मेमोरी स्पेस साइज़ है, ये हमारे पास वर्ड साइज़ है। तो यहाँ पे बात हो रही है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई 8 बिट्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, SRC प्रोसेसर का। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ए फॉर्मेट ऑफ SRC यूजेस 2 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसकी 3 टाइप्स होती हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। तीनों की मैंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हैं। टाइप ए की 2 इंस्ट्रक्शन होती हैं, नो और नॉप, और स्टॉप, ऑपरेशन स्टॉप, ठीक है। ये 2 इसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं टाइप ए की, नो और स्टॉप। उसके अलावा हमारे पास टाइप बी की इंस्ट्रक्शन अगर बात करें तो उसकी 3 होती हैं, LDR होती है, LAR होती है और STR होती है, ठीक है। टाइप सी की इस तरह लोड स्टोर हैं, ALU इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, तो ये टाइप सी है। SRC के जो फॉर्मेट्स हैं टाइप ए, बी, सी, इन तीनों की मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं। तो टाइप ए की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, तो इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, ये वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पे टिक लगाएंगे और हमारा यही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी, दी इंस्ट्रक्शन विल लोड रजिस्टर R3 विद द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन PC प्लस 56। तो R3 को हमने लोड करना है इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। R3 को लोड करना है इस मेमोरी लोकेशन पे, और लोड के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है LDR। तो हम LDR यहाँ पे लिखेंगे, और R3 है, R3 रजिस्टर को लोड करना है इस मेमोरी लोकेशन पे, तो ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो हम यूँ लिखेंगे कि LDR R3 रजिस्टर कोमा 56 का मतलब ये मेमोरी लोकेशन है, R3 हमारे पास रजिस्टर है, और LDR का मतलब लोड इंस्ट्रक्शन है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। देखें क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है ना, हदायत की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास ये 5 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ना 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहलाती है कमोलेटर कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोड साइज एंड द नंबर ऑफ मेमोरी बाइट्स रिस्पेक्टिवली फॉर आर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। पहले हमने देखा ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में 0 एड्रेस होती है, 1 होती है, 2, 3, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर देखें दी कोड साइज़ इज़ 7 बाइट, ठीक है। 1 + 3 + 3 = 7 बाइट्स। यहाँ पे हमने कोड साइज़ को देखना है, तो कोड साइज़ कितना है, 7 बाइट्स। उसके अलावा नंबर ऑफ़ बाइट्स एक्सेस्ड फ्रॉम मेमोरी इज़ 16 में 7 बाइट जो है वो इंस्ट्रक्शन फैच है, और 6 बाइट जो है वो सोर्स ऑपरेंड फैच है, ठीक है। और 3 जो है फॉर स्टोर डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। तो टोटल हमारे पास 16 बाइट्स बनती हैं। तो यहाँ पे देखें वर्ड कोड साइज़ जो है वो 7 बाइट है, और नंबर ऑफ़ मेमोरी बाइट्स जो हैं वो 16 बाइट्स हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू नेम रजिस्टर्स और पार्ट ऑफ रजिस्टर्स इन दी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, RTL लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि रजिस्टर की जगह पे यानी कि पार्ट ऑफ रजिस्टर्स या यूज टू द नेम ऑफ रजिस्टर्स। इसको हम ना एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इससे समझते हैं हम इसको। लेट्स से वी हैव टू रजिस्टर्स, हमारे पास दो रजिस्टर हैं A और B, एंड वी वांट टू ट्रांसफ़र दी कंटेंट ऑफ द रजिस्टर A टू रजिस्टर B। हम इसके कंटेंट को रजिस्टर A के कंटेंट को रजिस्टर B से जो है वो B में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इन RTL लैंग्वेज यानी कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में वी कैन डिस्क्राइब, हम इसको बयान कर सकते हैं दिस ट्रांसफ़र यूजिंग दी दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं जी। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये देखें, B को A के कंटेंट को हमने B में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, आप इसको ज़रा देखें इस ऑपरेटर को कि यहाँ पे जो दरमियान में मैंने ऑपरेटर यूज़ किया है ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं A का कॉन्टैक्ट जो है वो B में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कैसे? इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन विच ईच करैक्टर इज़ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स विद इट्स ऑन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इस आसिंक्रोनियस, सिंक्रोनियस या फिर पैरेलल। तो देखें, जब बात होगी ना ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की और बात होगी सेल्फ कंटेन्ड की, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की बात होगी, सेल्फ कंटेन्ड की बात होगी और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की बात होगी, तब आपने करेक्ट ऑप्शन लगाना है आसिंक्रोनियस। ठीक है, और जब बात हो एक्सेप्शंस की, इसी फाइल के अंदर ये भी MCQs है कि एक्सेप्शंस की बात हो विच आर अक्कर इज़ रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट आर पेस्ड बाय द इंटरनल प्रोसेसर क्लॉक। ठीक है, इंटरनल प्रोसेसर क्लॉक की बात और एक्सेप्शन की बात हो रही हो तब आपने सिंक्रोनियस पे टिक लगाना है। और अगर बात हो रही हो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा की, सेल्फ कंटेन के स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की, तब आपने असिंक्रोनियस पे टिक लगाना है। तो हमारा इस वक्त जो करेक्ट आंसर है वो है असिंक्रोनियस। इसके बाद है जी सर्कुलेटरी डैट इज़ यूज टू मूव डाटा इज़ कॉल्ड बस। ठीक है, तो इसके डाटा को मूव करने के लिए सर्कुलेटरी में ये एक पाथ है, कंट्रोल पाथ। ठीक है, तो उसके अंदर डाटा को मूव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हम यूज़ करते हैं, ये कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं बस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेक्निक यूज्ड व्हेन द CPU वांट टू एक्सचेंज डाटा। ठीक है, विद द पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा जी, CPU को किस टेक्निक की ज़रूरत होती है? ठीक है, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। वो ये 3 टेक्निक्स हैं, इनमें हमारे पास प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होती है, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट है, हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। ठीक है, लेकिन ये तीनों टेक्निक तो यूज़ होती हैं। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कौन सी टेक्निक यूज़ नहीं होती, तो वर्चुअल मेमोरी यूज़ नहीं होती। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो CPU में यूज़ नहीं होती, बल्कि CPU इन 3 टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्या करता है? डाटा एक्सचेंज करता है। किसके साथ? पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। एवरी टाइम यू प्रेस अ की, जब भी आप की प्रेस करेंगे, एन इंटरप्ट इज़ जनरेट, तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा। वो कौन सा इंटरप्ट कहलाएगा या वो किस इंटरप्ट की एग्जांपल होगी? वो हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट की एग्जांपल होगी। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब आपने कोई की प्रेस कर दी तो मतलब आपने हार्डवेयर को टच किया। ठीक है, जब भी आपने कोई की प्रेस कर दी मतलब आपने हार्डवेयर को टच किया, लिहाजा ये जो इंटरप्ट जनरेट होगा ये हार्डवेयर इंटरप्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दी इंटरप्ट्स विच आर प्री प्रोग्राम्ड एंड दी प्रोसेसर ऑटोमेटिकली फाइंड दी एड्रेस ऑफ दी ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन यूजिंग इंटरप्ट वेक्टर टेबल आर वेक्टर्ड। यहाँ पे बात हो रही है इंटरप्ट वेक्टर्ड की। ये आपने सारे इंटरप्ट जो है ना पेज नंबर 277 है, या आप यहाँ पे हैंडआउट पे Ctrl F करके सर्च कर सकते हैं वेक्टर्ड
ठीक है। तो वहाँ से आपने सारे इंटरप्ट्स को अच्छे से स्टडी करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मास्केबल भी, नॉन मास्केबल भी, नॉन वेक्टर्ड भी और वेक्टर्ड भी, ठीक है। इन सब को आपने अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ पे चूँकि बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ इंटरप्ट वेक्टर की, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी इंटरप्ट वेक्टर इज़ अ फिक्स साइज़, ये फिक्स्ड साइज़ है, ठीक है। स्ट्रक्चर डेट स्टोर दी एड्रेस। अच्छा ये भी बात याद रखनी है, इंटरप्ट वेक्टर में हम मेमोरी में यानी कि कहीं पे भी हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं एड्रेस को, लेकिन इसके अंदर हमारे पास नॉन वेक्टर में हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड लोकेशन होती है जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं एड्रेस को, लेकिन इंटरप्ट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि मेमोरी में कहीं पे भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि इंटरप्ट वेक्टर इज़ अ फिक्स साइज स्ट्रक्चर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR। ISR कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। यहाँ पे देखें ये इंटरप्ट वेक्टर में होता है, नॉन वेक्टर में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो आप जाके इसको हैंडआउट से भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर हमारा करेक्ट आंसर है। विच इज़ द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ISR की जो सबसे आखिरी इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट, दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द ISR टर्मिनेट्स। एवरी ISA in इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर शुड हैव एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन देगा लाइक दी IRET जो है वो इंटरप्ट रिटर्न है, इंस्ट्रक्शन विच शुड बी एग्जीक्यूटेड व्हेन दी ISR टर्मिनेट्स। ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब ISR टर्मिनेट होगा। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगी, वो हमारे पास IRET इंस्ट्रक्शन है, जो कि तब एग्जीक्यूट होगी जब ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन टर्मिनेट होगी, ठीक है। जब ISR टर्मिनेट्स होंगे तब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और वो इंस्ट्रक्शन है IRET। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मार्केबल इंटरप्ट एंड मार्केबल इंटरप्ट, बल्कि मार्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मार्केबल इंटरप्ट, बोथ इंटरप्ट्स अकर सिमल्टेनियसली देन विच वन हैज़ दी प्रेसिडेंस ओवर दी अदर। तो जो नॉन मार्केबल इंटरप्ट है हैज़ अ प्रायोरिटी ओवर, यानी कि ये प्रायोरिटी ओवर है किस पे, इंटरप्ट मार्केबल इंटरप्ट पे। इफ़ बोथ अक्कर सिमल्टेनियसली, अगर दोनों जो है वो अक्कर होते हैं तो फिर क्या होता है जो NMI है यानी कि नॉन मार्केबल इंटरप्ट है वो प्रायोरिटी रखता है मार्केबल इंटरप्ट पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास NMI है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग सीरियल कम्युनिकेशन एरर कंडीशंस। अच्छा जी, दी पीरियड करेक्टर दैट वाज रिसीव्ड वाज नॉट स्टिल रीड बाय द CPU एंड इज़ ओवर रिटन बाय अ न्यू रिसीव्ड करेक्टर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्रेमिंग एरर है, पैरिटी एरर है, ओवर रन एरर है या अंडर रन एरर है? तो इन सब की डेफिनेशंस मैंने पेंट में लिखी हुई है, हम वहाँ पे जाके इनको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास, इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, एरर कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एरर कंडीशंस की। हमारे पास एरर कंडीशंस होती हैं सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सीरियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ एरर कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारे पास फॉर्मिंग एरर है, हमारे पास पैरिटी एरर है, हमारे पास ओवर रन एरर है, हमारे पास अंडर रन एरर है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फ्रेमिंग एरर की। फ्रेमिंग एरर इज सेड टू बी अक्कर व्हेन अ 0 इज़ रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ स्टॉप बिट। स्टॉप बिट की जगह पे क्या होगा जी, 0 रिसीव्ड हो रहा है तो हम उसे कहेंगे फ्रेमिंग एरर है। विच इज़ ऑलवेज अ 1, जो कि हमेशा 1 होता है। इट मीन्स डैट आफ्टर दी, ये जो भी लिखा हुआ है आपने इसको स्टडी कर लेना है। मेन बात हमारे पास ये है कि ये तब होगा जब हमारे पास 0 रिसीव होगा, किसकी जगह पे? स्टॉप बिट की जगह पे। अब पैरिटी बिट को चेक कर लेते हैं। पैरिटी बिट इट सेड टू अक्कर, ये तब वाक़या होगा पैरिटी एरर व्हेन दी पैरिटी ऑफ द रिसीव्ड डाटा इज़ नॉट दी सेम, जब हमें रिसीव हुआ डाटा सेम नहीं होगा। यहाँ पे पैरिटी का लफ्ज़ भी यूज़ हो रहा है, तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है ये पैरिटी एरर है, ठीक है। उसके बाद ओवर रन एरर की अगर बात करें, मीन्स डैट दी
superior character that was received was not yet read from the USART received data register by the CPU। तो यही बात हो रही थी हमारे MCQs में, इस वजह से हमारा ये वाला MCQs करेक्ट है, ओवर एन एरर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पीरियड करेक्टर डेट वाज रिसीव्ड, पीरियड करेक्टर रिसीव हुआ था, वाज नॉट रीड, ठीक है, फ्रॉम दी करेक्टर। उसके अलावा हमारे पास अंडर रन एरर इफ़ अ करेक्टर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास कोई करेक्टर अवेलेबल नहीं है एट बिगिनिंग ऑफ एन इंटरवल, ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अंडर रन एरर की। ये सब आपने जो है वो अच्छे से स्टडी कर लेना है, मैंने साइड पे लिख दिए हैं ये पेंट के अंदर, तो आप ये स्टडी कर लें यहीं पे वीडियो को पॉज करके। हमारे पास यहाँ पे बात हो रही थी यहाँ पे पीरियड करेक्टर की, तो पीरियड करेक्टर जो है वो आता है ओवर रन एरर के अंदर। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन आप याद कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं और MCQs में तो लाजमी पूछेंगे, मैंने आपको इनमें डिफरेंस बता दिया है। नेक्स्ट देखें, दी डिवाइस, कौन सी ऐसी डिवाइस है, यूजुअली मीन्स रीडिंग इट्स स्टेटस रजिस्टर एवरी सो ऑफन until the device's status change indicate that is completed the request। तो यहाँ पे पोलिंग की बात हो रही है। पोलिंग क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, मैंने इसको लिखा था, इसको आप देखिए ज़रा, ये पोलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। पोलिंग से मुराद किसी आले की हालत को बार बार चेक करने का अमल है जब तक कि ये इशारा ना दें कि इसने कोई ख़ास दरख्वास्त या ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। ये आमतौर पर आला की स्टेटस रजिस्टर को बाकायदगी से वक्फ़ों से पढ़कर किया जाता है, बाकायदगी से और वक्फ़ों से पढ़कर किया जाता है। ये है क्या, ये एक ऐसा आला है जो कि बार बार चेक करने का अमल है, आले की हालत को, किसी आले की कंडीशन को, हालत को बार बार चेक करने का अमल, उसको हम पोलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें वो यही बात, यूजुअली रीडिंग इट्स स्टेटस रजिस्टर एवरी ऑफन अंटिल द डिवाइस स्टेटस चेंज टू इंडिकेट दी डैट कंप्लीट द रिक्वेस्ट। तो ये हमारे पास पोलिंग इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पोलिंग क्या है, पोलिंग किसी आले की हालत को बार बार चेक करने का अमल है। ठीक है, विच इनपुट आउटपुट टेक्निक विल बी यूज्ड, कौन सी इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज़ होती है, बाय अ साउंड कार्ड डैट में नीड टू एक्सेस डाटा स्टोर इन दी कंप्यूटर रैम। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ होती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया ये 3 तरह की टेक्निक हैं जो कि हम CPU में यूज़ करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को कि डाटा को रीड करने के लिए। तो हमारे पास ये 3 हैं, उनमें से जो टेक्निक यूज़ होती है मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा ज़रा हम चलते हैं पेंट में, ये देखें जी, तीनों टेक्निक मैंने ये लिखी हुई हैं। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट भी है। इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक द साउंड कार्ड डायरेक्टली एक्सेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर रैम बाय यूजिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस विच कैन बी स्लोवर एंड रिक्वायर मोर CPU इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, स्पेसिफिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इंटरप्ट ड्राइवन की। इंटरप्ट ड्राइवन में हमारे पास बात हो जाती है अलाउइंग दी CPU टू परफॉर्म अदर्स। इन दिस टेक्निक साउंड कार्ड यूज इंटरप्ट टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, अलाउइंग दी CPU टू परफॉर्म अदर टास्क वाइल वेटिंग फॉर दी डाटा ट्रांसफ़र टू कंप्लीट। और यहाँ पे प्रोग्राम इनपुट में हम बात करते हैं, प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस में हम बात करते हैं, इनपुट output techniques will be used by a sound card that may need to access data stored in the कंप्यूटर रैम। दिस टेक्निक अलाउ दी साउंड कार्ड, अब ये मेन बात है जो कि हमारे MCQs में आई है, दिस टेक्निक अलाउज दी साउंड कार्ड टू डायरेक्टली एक्सेस। ये टेक्निक अलाउ करती है साउंड कार्ड को कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, कहाँ से, फ्रॉम दी कंप्यूटर रैम, कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में से आप डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग दी CPU, बगैर CPU के इन्वॉल्वमेंट के, रिजल्टिंग इन दी फास्टर, ये फास्टर इसका रिजल्ट होता है मोर एफिशिएंट और मुफीद होता है डाटा ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे देखें यही बात हो रही थी हमारी कि हम ये ऐसी टेक्निक है, डाटा मेमोरी एक्सेस ऐसी टेक्निक है जो कि साउंड कार्ड को ये अलाउ करती है कि आप उसको डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं रैम से। फॉर इंक्रीज्ड एंड बेटर परफॉर्मेंस वी यूज़ फाइबर ऑप्टिक केबल्स। हम जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है फाइबर ऑप्टिक हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इससे जो है वो
अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मेड ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटेड ग्लास फाइबर, ठीक है, विच आर यूजुअली मेड ऑफ ग्लास। ये बात है जी, ये ग्लास से मिलके बनती है, तो हमने फाइबर ऑप्टिक केबल पे ही टिक लगाना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन डिले सिस्टम इफ़ वी फाइंड सम कॉल पार्टी बिजी वी कैन हैव प्रोविजन ऑफ कॉल वेटिंग। यहाँ पे देखें जी, लो सिस्टम की बात हो रही है, सिंगल सर्वर मॉडल की बात हो रही है और डिले सिस्टम की बात हो रही है। ये तीन तरह के हमारे पास होते हैं कॉल वेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, लो सिस्टम को भी देख लेते हैं। लो सिस्टम में क्या बात करते हैं हम? लो सिस्टम इज़ अ सिंपल स्टेट सिस्टम हैव नो बफर, so it does not have any provision for the queuing. In a low system, provision is time in term of how many switches we do need, ठीक है, इसमें ये बात होती है। अब सिंगल सर्वर मॉडल क्या होते हैं? सिंगल कंसीडर अ ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे बात हो जाती है ब्लैक बॉक्स की। तो जब ब्लैक बॉक्स की बात होगी तब हमने सिंगल सर्वर मॉडल लगाना है, और जब बात होगी क्यूइंग की या हमारे पास प्रोविजन इज टाइम इन टर्म ऑफ हाउ मैनी स्विचेस वी डू नीड, ठीक है, या यहाँ पे हम बफर की बात करेंगे तब हमने लगाना है जी लो सिस्टम है। और जब बात होगी वी फाइंड कॉल पैरिटी बिजी वी कैन हैव प्रोविजन ऑफ कॉल वेटिंग, तो उसके लिए हम डिले, जब वेटिंग की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए वेटिंग की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे डिले में, कि डिले होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे। In this technique, memory is divided into segments of variable size depending upon the technique requirements. वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पे ना बात हो रही है वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, कि हम जो है ना वर्चुअल मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। उसके लिए तीन तरह की हमारे पास टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास है सेगमेंटेशन, और एक हमारे पास है पेजिंग, और दूसरी हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये तीन तरह की टेक्निक हम यूज़ करते हैं, सेगमेंटेशन, पेजिंग और फ्रेगमेंटेशन। इन तीनों को हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इनको पेंट में एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको देख लेते हैं। चलें जी, पेंट में चलते हैं, और ये पेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है सेगमेंटेशन, ये लिखा हुआ है पेजिंग के बारे में, ये लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मेमोरी इज़ डिवाइड इनटू, यहाँ पे हम मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में, बेस्ड ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम सच एज कोड, डाटा एंड स्टैक, ठीक है। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं मेमोरी को, ठीक है। मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में, और ये सेगमेंट जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स के अंदर होते हैं, सच एज कोड, डाटा एंड स्टैक। अच्छा जी, दिस टेक्निक अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन दी मेमोरी। ये टेक्निक जो है वो मेमोरी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करती है, एलोकेशन, बट मे लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट हम पेजिंग की बात कर लेते हैं। मेमोरी इज़ डिवाइड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। पेजिंग में मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स साइज़ ब्लॉक में, जो कि पेज कहलाते हैं, ठीक है। और वाइल द प्रोसेस इज़ डिवाइड इनटू फिक्स साइज़ ब्लॉक्स कार्ड फ्रेम्स, हम उनको फ्रेम्स भी कहते हैं। आगे फ्रेगमेंटेशन जो है ना, फ्रेगमेंटेशन रेफर टू द इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी स्पेस ड्यू टू gaps between allocate blocks. It occur in both paging and segments. ये दोनों segments और paging के दरमियान अक्कर होती है, कर सकते हैं हम इसको, but it not specific memory division technique। लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये कोई स्पेसिफिक मेमोरी डिवीजन टेक्निक नहीं है। स्पेसिफिक मेमोरी डिवीजन टेक्निक ये दो ही हैं, सेगमेंटेशन और पेजिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, पेजिंग में हम जो है वो फिक्स साइज़ ब्लॉक में हम डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम पेज या फ्रेम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेगमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही थी, इन टेक्निक मेमोरी डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। तो जब मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तब हमने सेगमेंट्स पे टिक लगाना है, और जब यहाँ पे
फिक्स साइज ब्लॉक की बात होगी या फ्रेम्स की बात होगी तब हमने पेजिंग पे टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है फॉर रिक्वेस्ट ऑफ डाटा इफ़ द रिक्वेस्टेड डाटा इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी कैश इट इज़ कॉल्ड अ कैश मिस। अब कैश मिस और कैश हिट क्या होता है? व्हेन द CPU नीड्स सम डाटा इट कम्युनिकेट विद द कैश एंड इफ़ द डाटा इज़ अवेलेबल इन द कैश वी से डैट अ कैश हिट हैज़ अकर्ड। देखें CPU को ज़रूरत होती है डाटा की, तो फिर CPU क्या करता है? कम्युनिकेट करता है किसके साथ? कैश के साथ। एंड इफ़ द डाटा इज़ अवेलेबल, अगर डाटा कैश में अवेलेबल है तो हम कहेंगे कैश जो है वो हिट हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर इफ़ द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, अगर डाटा अवेलेबल नहीं है कैश के अंदर तो कैश देन इट इंटरेक्ट विद द मेन मेमोरी तो एंड फैच एन अप्रोप्रिएट ब्लॉक ऑफ डाटा दिस इज़ कॉल्ड कैश मिस। तो उसको हम कहेंगे, अगर उसमें डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम कहेंगे कैश मिस है, अगर डाटा अवेलेबल है तो कहेंगे कैश हिट है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैश, यहाँ पे देखिए फॉर अ रिक्वेस्ट ऑफ डाटा इट रिक्वेस्टेड डाटा इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी कैश, डाटा कैश में है ही नहीं, ठीक है, तो हम कहेंगे कैश मिस है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट MCQs हमारे पास है कि एन इंटायर मेमोरी कैन बी इरेज्ड इन 1 or few seconds विच इज़ मच फास्टर दैन EPROM। EPROM से भी ज़्यादा वो फास्टर है, इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से भी ज़्यादा फास्टर है वो हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। मैं आपको इन तीनों की, इन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास डायनामिक रैम मॉडल्स विद रिफ्रेश कंट्रोल, ये हमारे पास मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 38 में ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। वहाँ पे आपको मेमोरी मॉड्यूल्स भी उन्होंने दिए हैं, रीड ओनली मेमोरी के बारे में भी एक्सप्लेन किया, इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है जी डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल्स विद रिफ्रेश कंट्रोल। तो डी-रैम जो है ना एक चिप है, डी-रैम चिप डैट टोटल एड्रेस इज़ डिवाइड इनटू रो एंड कॉलम्स। इसके अंदर जो टोटल एड्रेस हमारे पास जितना भी होता है उसको रो और कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये दो सिग्नल्स के दरमियान रेस और सेस यानी कि रो एड्रेस स्ट्रॉब और कॉलम एड्रेस स्ट्रॉब, दो सिग्नल्स के दरमियान डिफरेंस करने के लिए भी, डिफरेंशिएट करने के लिए उनके दरमियान हम डायनामिक रैम को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अब बात कर लेते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी जो है ना वो हमारे पास परमानेंट पैटर्न ऑफ डाटा डैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसके पास ये हमारे पास जो है ना वो परमानेंटली हम इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और जो कि चेंज नहीं हो सकता। नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। रैम वॉलेटाइल होती है जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। और इट रिटेन द इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को बरकरार रखती है व्हेन पावर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट। अगर पावर को हम रिमूव भी कर देते हैं तब भी हमारा डाटा जो है वो रिटेन रहेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ रोम हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती है रोम की। PROM हमारे पास होती है जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा इट इज़ आल्सो नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटर्न इनटू ओनली वंस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देख लेते हैं EPROM को। ये आप सब डेफिनेशंस, सारी की सारी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का मतलब ये होता है। और ये भी एक चिप है जो कि क्वार्ट्ज विंडो एंड बाय दी अप्लाइंग अल्ट्रा वायलेट, ये मेन बात है जो मैंने इस कलर में लिखी है, ब्राउन कलर में। इसको आपने अच्छे से ज़रा देखना है कि लाइट अरेज दी अल्ट्रा वायलेट लाइट अरेज दी डाटा कैन बी रेज्ड फ्रॉम द EPROM। तो इस मेन बात को बस आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। अब नेक्स्ट देखें, हम बात करते हैं डबल EPROM की। डबल EPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस इज रीड मोस्टली मेमोरी डेट कैन बी रिटर्न इनटू द एनी टाइम विदाउट अरेजिंग पीरियड कंटेंट। तो ये इसकी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्राउन कलर में लिखी हुई है, ठीक है। ये जो आपको स्काई कलर में नज़र आ रहे हैं ये हम एब्रीवेशन है, और ये जो ब्राउन कलर में नज़र आ रही हैं ये इसके मेन पॉइंट है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है। तो हमारा जो एमसीक्यू था वो फ्लैश मेमोरी से ही रिलेटेड था, फ्लैश मेमोरी से रिलेटेड था। तो अब आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से देखना है, फ्लैश मेमोरी की डेफिनेशन को। एन इंटायर फ्लैश मेमोरी कैन बी इरेज इन वन और फ्यू सेकेंड्स। हम चंद सेकंड्स के अंदर डाटा को रेज कर सकते हैं, विच इज़ मच फास्टर देन ई पी रोम। देखिए जी, यही बात थी कि ये ई पी रोम से ज़्यादा फास्टर देन है। ठीक है, ई पी रोम से भी ज़्यादा ये फास्टर है। हम कहते हैं कि ई पी रोम फास्टर, जबकि ये फ्लैश मेमोरी जो है ई पी रोम से भी ज़्यादा फास्टर है। इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू रेज जस्ट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रेदर देन एन इंटायर चिप। ठीक है, हम इसके अंदर ब्लॉक ऑफ मेमोरी को भी इरेज कर सकते हैं। जबकि कैश की बात करें तो कैश क्या होती है, नीचे मैंने कैश की डेफिनेशन भी लिखी है। कैश बाय डेफिनेशन इज़ अ प्लेस फॉर सेफ स्टोरेज। ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें सेफ स्टोरेज है एंड प्रोवाइड दी फास्टेस्ट पॉसिबल स्टोरेज, और ये हमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पॉसिबल स्टोरेज देती है आफ्टर दी रजिस्टर। रजिस्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा फास्टर है वो कैश है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको कैशी पढ़ते हैं, कैशी नहीं, ये लफ्ज़ कैश होता है, या कैशे पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ कैश है। अब यहाँ पे देखिए बात हो रही थी ऊपर फ्यू सेकंड की और फास्टर देन ई पी रोम की, तो हमने देखा कि फ्लैश मेमोरी जो है वो ई पी रोम से भी ज़्यादा फास्टर है। अब देखें हैज़ क्वार्टर्स, अब यहाँ पे बात हो रही है अल्ट्रा वायलेट लाइट की। देखें ज़रा पेंट में जाके, अल्ट्रा वायलेट की बात हमने तब की थी जब हम बात कर रहे थे ई पी रोम की। ये देखें ज़रा, ई पी रोम की जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट की बात हो रही है। जब मैंने आपको ये कहा था कि लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बात हो रही है अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज दी डाटा कैन बी रेज फ्रॉम द ई पी रोम। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ई पी रोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है रिक्वेस्ट का। ठीक है, दी रिक्वेस्ट सिग्नल्स, अब ये इसका आंसर जो है यही करेक्ट है। रिक्वेस्ट सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सीपीयू टेल्स द मेमोरी डैट सम इंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो सीपीयू की इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट सिग्नल को जनरेट करते हैं। किस सिग्नल को जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट सिग्नल को, ताकि हमें सीपीयू की इंस्ट्रक्शन मिल सके। इसके अलावा लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो है ना, कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ये तो आपको पता है, आपने बचपन से ही पढ़ा है कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसीलिए यूज़ होता है, ये इसी का कम्बिनेशन है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स का। एंड शिफ्टर यूनिट्स अलॉन्ग विद दी सम मल्टीप्लेक्सर एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ALU है। वैसे मैंने इसको लिखा था यहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ आपने उसको देख लेना। ये देखिए सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैरल रोटेटर के बारे में भी लिखा है, कंट्रोल यूनिट के बारे में भी लिखा है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी लिखा है, और ALU के बारे में भी मैंने लिखा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करें और इसको अच्छे से रीड करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो तब आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखें ज़रा, इसको अच्छे से स्टॉप करके वीडियो को लाजमी इसको रीड करें। ठीक है, कर लिए रीड, चलें जी अब हम चलते हैं। यहाँ पे देखें बात हो रही थी कम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल की, तो ALU यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे तो सब में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी को रीड करके मैं बता देता हूँ कि दी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ द CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डाटा। एक तो बाइनरी डाटा इसमें मेन पॉइंट है, और उसके बाद इट कैन बी परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स। आप इसको खुद ही रीड कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इन मल्टीपल इंटरप्ट लाइन अ नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइन्स आर प्रोवाइड बिटवीन दी CPU एंड इनपुट आउटपुट मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरप्ट लाइन, नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइन्स आर प्रोवाइड बिटवीन, तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरप्ट लाइन जो है वो प्रोवाइड होती हैं किसके दरमियान, CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, मॉड्यूल्स के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। CRC हैज़ ओवरहेड एज़ कम्पेयर टू हैमिंग कोड लेसर। इसको हैमिंग कोड को, और ये इसको हम देख लेते हैं, पेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये जी, ये पैरिटी कोड। ठीक है,
हैमिंग कोड और CRC मैकेनिज़्म, इन तीनों को आपने देखना है अच्छे से। मैं सिर्फ इनके मेन पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, इनको देखते हैं कि एड्स एन एक्स्ट्रा बिट टू डेटा ट्रांसमिशन। देखें, पैरिटी कोड इज़ एन एरर कंट्रोल, ये हमारे पास एरर कंट्रोल्स होते हैं। ये सॉरी, मैं पहले इनको एक्सप्लेन करना भूल गया। पहले आप ये देखें, हमारे पास एरर कंट्रोल कितनी तरह के होते हैं। 2 तरह के हमारे पास मेन इश्यूज़ हैं जो एरर कंट्रोल में। एक हमारे पास डिटेक्शन एरर होता है, एक हमारे पास करेक्शन एरर होता है। ये डिटेक्शन एरर और करेक्शन एरर के बारे में मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर लें। देयर आर 3 स्कीम्स। अब हमारे पास 2 तरह के इश्यूज़ हैं, डिटेक्शन और करेक्शन, और 3 तरह की हमारे पास स्कीम्स हैं कॉमनली यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल। एरर को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह की स्कीम्स यूज़ होती हैं। इसमें हमारे पास पैरिटी कोड है, हमारे पास हैमिंग कोड है, हमारे पास CRC मैकेनिज़्म है। पैरिटी कोड में ये होता है कि कंट्रोल्स एरर कंट्रोल स्कीम दैट एड्स एन एक्स्ट्रा बिट, जो कि एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देती है डाटा ट्रांसमिशन में। हैमिंग कोड में क्या होता है? हैमिंग कोड इज़ एन एरर कंट्रोल स्कीम दैट एड्स रिडंडेंट बिट टू अ डाटा ट्रांसमिशन। ये डाटा ट्रांसमिशन में एरर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर देती है? ये ऐड कर देती है रिडंडेंट बिट को। जबकि पैरिटी कोड क्या करती है? पैरिटी कोड जो है वो एरर को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देती है। जबकि CRC मैकेनिज़्म ये करता है, CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये काम करता है एन एरर कंट्रोल टेक्निक विच यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इन डाटा ट्रांसमिशन। इसमें हम डिटेक्ट करने के लिए एरर को, लेकिन हैमिंग कोड में हम करेक्ट करते हैं एरर को। CRC मैकेनिज़्म में हम एरर को डिटेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि CRC हैज़ ओवरहेड एज़ कम्पेयर टू हैमिंग कोड। हैमिंग कोड के मुकाबले में CRC जो है वो ओवरहेड है। अब ये मैंने लिखी होगी बात यहाँ पे, ये शायद नहीं लिखी गई, तो ये आपने याद रखना है कि CRC ओवरहेड है एज़ कम्पेयर्ड हैमिंग कोड। ठीक है, हैमिंग कोड के मुकाबले में CRC की ज़्यादा वैल्यू है, तो ये आपने याद रख लेना। सॉरी, कम वैल्यू है, लेसर है, सॉरी ग्रेटर नहीं है, ये लेसर है, तो लेसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। CRC हैज़ लेसर ओवरहेड एज़ कम्पेयर टू हैमिंग कोड। हैमिंग कोड का भी मैंने आपको बता दिया, पैरिटी कोड का भी बता दिया, CRC का भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये 3 टेक्निक्स हैं एरर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जबकि 2 इश्यूज़ हैं, एक डिटेक्शन और एक करेक्शन। अब ये देखें, दी यहाँ पे ब्लैंक है, इज़ W बिट वाइड एंड कंटेन अ डाटा वर्ड डायरेक्टली कनेक्ट टू द डाटा बस विच इज़ बिट वाइड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR इसका करेक्ट ऑप्शन है। IR है, सॉरी ये पहला ऑप्शन IR है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, और PC प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर। हाँ जी, इनमें से हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हम पेंट में चलते हैं और पेंट में जाके देखते हैं इन सब के बारे में। ये लें जी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ओवरव्यू दी यूनिबस SRC डाटा पाथ। इसमें हमारे पास होता है रजिस्टर फाइल, फॉलोइंग यूनिट आर प्रेजेंट इन दी SRC डाटा पाथ। रजिस्टर फाइल है, MAR है, MBR है, PC है, IR है, और रजिस्टर A एंड C है, ALSU है। ये 7 तरह के हमारे पास यूनिट्स होते हैं SRC डाटा पाथ में। अब सबसे पहला रजिस्टर फाइल है, इसको भी आपने देख लेना है अच्छे से। मैंने सिर्फ MAR और MBR को एक्सप्लेन करना है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर टेक्स इनपुट फ्रॉम ALSU एज एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड एंड ट्रांसफर द मेमोरी कंटेंट्स ऑन दैट लोकेशन ऑन टू द मेमोरी सब सिस्टम। MAR इज़ अ B बिट वाइड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद MBR मेमोरी बफर रजिस्टर्स हैज़ अ बाई डायरेक्शनल कनेक्शंस विद
both the memory subsystem and the register and ALSU. It holds the data during its transmission to and from memory. The MBR is W bit वाइड एंड कंटेन अ डाटा वर्ड। ठीक है, तो MAR और MBR को आपने अच्छे से देखना है। MAR जो है ना वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, MBR जो है वो मेमोरी बफर रजिस्टर है। इसमें हम W बिट की बात करते हैं एंड कंटेन अ डाटा वर्ड, ये डाटा वर्ड पे कंटेन होती है। जबकि MAR में हम B बिट वाइड की बात करते हैं, ये B बिट वाइड है और एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसमें हम B बिट की बात, ये मेन बात है कि हमने इसमें B बिट की बात करनी होती है, इसमें हमने W बिट की बात करनी होती है। W बिट की हम बात करते हैं MBR में और B बिट की हम बात करते हैं MAR में। तो इसमें हमारे पास W बिट की बात हो रही थी, लिहाजा ये हमारे पास MBR जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो आपने इनको अच्छे से स्टडी कर लेना है, सारी टाइप्स को, सारे यूनिट्स को। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि इन दिस टेक्निक अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड इन ओनली वन लोकेशन इनटू द कैश मेमोरी। कैश एड्रेस इज़ कंपोज्ड ऑफ टू फील्ड्स। कैश एड्रेस को हम दो फील्ड में कंपोज करते हैं, ग्रुप और वर्ल्ड। ठीक है, अब डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है? डायरेक्ट मैपिंग इसके बारे में हमने स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने इसको जो है वो डिटेल से लिखा है या नहीं लिखा। मेरे ख्याल से इसके बारे में नहीं लिखा गया। डायरेक्ट मैपिंग in technique particular block of data from main memory to be placed on the location into the cache memory is composed चलें वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं इस MCQs को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये MCQs 29 है, तो इसको ज़रा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए ज़रा, इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ पेज इन मेन मेमोरी। तो ये सारी बिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्सेस कंट्रोल बिट्स है, प्रीसेंस बिट्स है और यूज़ बिट्स है। इन सब को आपने देखना है। यहाँ पे बात हो रही है प्रीसेंस बिट की, तो इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द पेज इन द मेन मेमोरी। एक मिनट मुझे उस MCQs को देख लेने दें, शायद मैंने ये लिखा ही हो, तो पेंट में जाके देखना पड़ेगा इसे। इसको तो नहीं लिखा गया। चलें आप इस MCQs को देख लें। ये जो MCQs है ना हमारे पास प्रीसेंस बिट, तो यहाँ से ये MCQs है जी। पेज साइज़ हमारे पास मेन मेमोरी एड्रेस इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पेज नंबर है और वर्ल्ड फील्ड है। अब देखिए पेज टेबल हमारे पास जो होता है ना, पेज टेबल एंट्री फॉर ईच पेज हैज़ टू फील्ड। इसकी भी दो फील्ड होती हैं हमारे पास, कंट्रोल फील्ड होती है और पेज फील्ड होती है और कंट्रोल फील्ड होती है। कंट्रोल फील्ड को भी आगे हम तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास एक्सेस कंट्रोल बिट्स होती है, प्रेजेंस बिट्स होती है और यूज्ड बिट्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। इन तीनों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अब देखें एब्स्ट्रैक्ट और कब हमने एब्स्ट्रैक्ट लगाना है और कब हमने कंक्रीट लगाना है, ये दो आपने बातें याद रखनी है। जब बात होगी ना RTN डिस्क्राइब दी ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन दी प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर, तब आपने एब्स्ट्रैक्ट लगाना है। और जब बात होगी डिस्क्राइब डिटेल रजिस्टर, यहाँ पे ओवरऑल की बात हो रही है और यहाँ पे डिटेल रजिस्टर की बात हो रही है। ट्रांसफर स्टेप इन दी डाटा एंड प्रोड्यूस दी ओवरऑल इफेक्ट। जब डिटेल रजिस्टर की बात होगी तब आपने कंक्रीट की बात करनी है। जब ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर की बात होगी तब आपने एब्स्ट्रैक्ट की बात करनी है। तो इन दोनों में डिफरेंस मैंने लिख दिया, इसको आप याद कर लें दोनों डेफिनेशंस को। ये MCQ जो है वो मिड टर्म से रिलेटेड है, लिहाजा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आप वैसे ही देख लें। ये भी मिड टर्म से रिलेटेड है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इज़ द मोस्ट जनरल एंड लीस्ट यूजफुल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ RISC मैकेनिज़्म। ठीक है, ये मिड टर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोवाइड्स 4 इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट डाटा इन डाटा आउट एंड रीड राइट
ए एल यू को भी एक्सप्लेन कर दिया जी। ए एल यू इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ए एल यू में तो यही होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं हम। बस में क्या, तो बस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे डेट अलाउज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन ईच अदर। तो बस को हम इसलिए डाटा को ट्रांसफ़र यूज़ करने के लिए हम बस को यूज़ करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बस को यूज़ करते हैं। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज कंपोनेंट विद इन सीपीयू के अंदर ही, प्रोसेसर के अंदर ही, यानी कि सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर जो है वो एक स्मॉल यूनिट है, हाई स्पीड स्टोरेज है। ठीक है, ये हमने CS401 के बारे में भी इस रजिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि रजिस्टर जो है वो एक स्टोरेज है, हाई स्पीड स्टोरेज। ठीक है, अब मेमोरी सेल की बात तो हमारी एमसीक्यूज़ में ही हो रही थी। मेमोरी सेल प्रोवाइड 4 फंक्शंस। मेमोरी सेल जो है वो 4 तरह के फंक्शन हमें फ्राहम करता है। एक हमारे पास सेलेक्ट का, डाटा इन का, डाटा आउट का और रीड राइट का। ये 4 फंक्शन जो है वो हमें मेमोरी सेल देता है। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन स्पेसिफाई पार्टीशन SRC इंस्ट्रक्शन बाय देयर ओवरऑल रजिस्टर ट्रांसफ़र बिहेवियर। ठीक है, हम उसके रजिस्टर ट्रांसफ़र बिहेवियर को देखते हुए क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं पार्टीशंस को SRC की। RTN डिस्क्राइब डिटेल रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट मैंने बताया था, जब डिटेल रजिस्टर की बात होगी तब आपने कंक्रीट को लगाना है, जब ओवरऑल की बात होगी तब आपने एब्स्ट्रैक्ट को लगाना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट MCQ है, ऑल मेंबर्स ऑफ दी MC 68,000 फैमिली आर प्रोसेसर। 32 बिट प्रोसेसर है ये, 32 बिट प्रोसेसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है सुपर स्केलर ऑपरेशंस रेफर टू प्रोसेसर डैट कैन इशूज़ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन सिमल्टेनियसली। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सुपर स्केलर ऑपरेशन को हम रेफ़र करेंगे। इसके बाद सिंक्रोनियस मैंने बताया था कि एक्सेप्शन की जब बात आ जाएगी और बात आ जाएगी इंटरनल प्रोसेसर की, तब आपने सिंक्रोनियस लगाना है। ठीक है, ये ऊपर मैंने बता के आया हूँ, इसको वाज़ह किया मैंने ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें स्टेज 3 यहाँ पे यूज़ होगी डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, जाके आप सर्च करें हैंडआउट्स में हैज़र्ड डिटेक्शंस को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये MCQ मिल जाएगा। इसका और स्टेज 3 है इसका करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से यहाँ तक MCQ जो है वो ठीक है, बाकी मैं इसको पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।